हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के इतिहास का दूसरा पार्ट प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं के विषय में समझाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको मुख्य जो है फ़िलहाल मिस्र की सभ्यता के विषय में बताऊंगी कि मिस्र की सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन कैसा था और उसके पतन के क्या कारण थे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 10वीं के इतिहास का दूसरा पार्ट प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताएं, यानी विषयों में अब तक जितनी भी सभ्यताएं फैली उनमें प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि इन सभ्यताओं का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू कर देता है और जब व्यवस्थित जीवन बिताने के प्रयास में उसके चारों ओर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण शुरू हो जाता है तो यही व्यवस्था सभ्यता कहलाती है। कहने का क्या मतलब है कि जब व्यक्ति स्थायी रूप से एक जगह रह जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर रहने लग जाते हैं तो उनके बीच में एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। साथ साथ जो है वहाँ के शासन को चलाने के लिए वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था चालू हो जाती है। उन चीज़ों को, समाज को चलाने के लिए वहाँ पर उनकी कुछ संस्कृति पनप जाती है और उनमें आपस में लेन देन शुरू हो जाता है। ऐसी जो प्रक्रिया का निर्माण जब एक जगह होने लगता है तो उस व्यवस्था को ही हम सभ्यता कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि विषयों की जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो पहली है सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो हमने पहले पाठ में पढ़ाई है। दूसरी है चीन की सभ्यता। तीसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि अरब के अंदर फैली हुई थी। अगली है मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र के अंदर फैली हुई थी। माया की सभ्यता, ये उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको के क्षेत्र में फैली हुई थी। और आगे है इंका की सभ्यता, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई थी। अब पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता। देखिए, मिस्र की जो सभ्यता है इसका विकास 7000 वर्ष पूर्व हो गया था। प्राचीन काल में क्या था कि जो मिस्र है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन 4000 ईसा पूर्व में यह जो मिस्र है वो संयुक्त होकर 2 राज्यों में बट गया। मतलब क्या, पहले बहुत सारे राज्यों में था छोटे छोटे में, फिर जो है इसको संयुक्त यानी इकट्ठा किया गया और यह मुख्य रूप से 2 राज्यों में संगठित हो गया। पहला जो राज्य था वो था उत्तर मिस्र। ये नील नदी के मुहाने पर स्थित था। इसकी राजधानी बूटो थी और इसका जो राज्य चिन्ह था वो था मधुमक्खी। दूसरा जो मिस्र था वो था दक्षिण मिस्र। ये नील नदी की जो घाटी है उसमें स्थापित था। इसकी जो राजधानी है वो तेखेबे थी और जो राज चिन्ह था वो था पेपराइस का गुच्छा। ये ऐसा पौधा था जिससे पेपर बनते थे, उसके गुच्छे को जो है राज चिन्ह बनाया गया था। अब देखिए, जो मेना या इसको मिनिस राजा भी बोल सकते हैं, उसने 3400 ईसा पूर्व में दोनों राज्यों को मिलाकर मिस्र को अपने अधीन कर लिया। अब जो उत्तर मिस्र है और जो दक्षिण मिस्र था, इस राजा ने दोनों को इकट्ठा किया और इस मिस्र पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने नई राजधानी बनाई जिसका नाम था मेम्फिस। इसने जो शासन व्यवस्था लागू की वो थी राजतंत्रात्मक, यानी राजा का शासन। इसी ने जो है मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना की। देखिए इधर, अब देखिए मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ उत्तरी मिस्र और दक्षिण मिस्र के बारे में। देखिए, जो ये एरिया है ये इजिप्ट का एरिया है। ये जो जा रही है ये नील नदी है और ये इसका मुहाना बनता है। ये इधर जो है समुद्र में गिर जाती है। तो जो इस मुहाने पर स्थित है वो तो उत्तरी मिस्र है और इसकी जो घाटी है और घाटी के अंदर जो स्थित है वो दक्षिण मिस्र कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं मिस्र के राजनीतिक इतिहास के विषय में। जो मिस्र का राजनीतिक इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग को कहा गया प्राचीन काल या पिरामिड युग। ये 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक था। मिस्र में क्या है कि राजाओं को फराव कहा जाता था। वह उन्हें न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। क्या मानते थे वहाँ के लोग कि जो राजा हैं वो ईश्वर द्वारा जो है भेजे गए प्रतिनिधि हैं और वो जो भी काम करते हैं, जो भी न्याय करते हैं वो बिल्कुल उचित है। इस युग में 6 राजवंशों ने शासन किया, जिनमें मुख्यतः नरमेर, अट्टा और जोसर थे। इन फराओं ने विशाल पत्थरों के गगनचुम्बी पिरामिड का निर्माण करवाया। गगनचुम्बी क्या होते हैं? जो आकाश को ऐसी लगे कि आकाश को चूम रहे हैं, मतलब छू रहे हैं, ऐसे पिरामिडों का निर्माण करवाया। किस रूप में करवाया? त्रिभुजाकार समाधियों के रूप में। मतलब क्या है कि ये जैसे ऐसे जो है उनको बनाया गया तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे आकाश को चूम रहे हैं।
मिस्र के पिरामिडों को बनाने का श्रेय इम्होटेप को जाता है, जो तीसरे राजवंश के फेराओ जोसर का वजीर था। अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि इनका श्रेय किसको जाता है, तो क्या लिखोगे? इम्होटेप को जाते हैं। इम्होटेप कौन था? ये जोसर जो राजा था उसका वजीर था। वजीर क्या होता है? मंत्री। अगला है, पिरामिड की रचना लोगों ने अपने राज्य और फराओं की ऐश्वर्या व गौरव को अभिव्यक्त करने के लिए की थी। ठीक है, मतलब मुख्य उद्देश्य जो पिरामिड का था वो यही था कि जो राज्य है और जो फराओ यानी वहाँ के जो राजा हैं उनका गौरव बना रहे हमेशा के लिए, और वो ऐश्वर्य हो, मतलब उनका नाश ना हो, उनके गौरव का वो हमेशा इन पिरामिडों के माध्यम से लोगों को पता चलता रहे। पिरामिडों के निर्माण का उद्देश्य धार्मिक पवित्रता भी थी, मतलब इसके अलावा भी और उद्देश्य क्या था? धार्मिक पवित्रता। वो अपने इष्ट देवता सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भी पिरामिडों की रचना करते थे। मतलब क्या मानते थे वो कि अगर हम पिरामिडों की रचना करेंगे तो जो हमारा इष्ट देव है सूर्य वो प्रसन्न होगा। पिरामिडों की जो रचना है वो लोगों को रोजगार देने के लिए भी की गई थी, और उन्होंने अपनी संस्कृति की दीर्घायु करने के लिए भी इनकी रचना की गई थी। कैसे? जब पिरामिड बनते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिला और उनकी जो संस्कृति है वो लंबे समय तक बनी रही। आगे आता है सामंती युग। अब देखो, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा वो सारा कुछ पिरामिड के बारे में था, इसलिए इसको क्या कहा गया? पिरामिड युग कहा गया। अब हम पढ़ते हैं सामंतियों के बारे में, तो इसको क्या कहेंगे? सामंतवादी युग। ये 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया, जिनमें प्रमुख थे वो थे इंटे, मेतुहेटेप, अमनहोटेप और सेनवो। इस युग में मिस्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी जो सारी पावर थी वो सामंतों के हाथ में आ गई। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे सामंतों ने इन पे कब्जा कर लिया था। सामंतों ने प्रतिस्पर्धा के कारण जागीर, व्यापार, कृषि का विकास किया और मकबरों का निर्माण करवाया। फिर उन सामंतों के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा, इतना कंपटीशन आ गया कि उन्होंने अपना अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जागीर, व्यापार, कृषि आदि का बहुत विकास किया और उन्होंने मकबरों का भी निर्माण करवाया। इस विकास के कारण ही जो है वे जो छोटे छोटे नगर राज्य थे वो सभ्यता के मुख्य केंद्र बन गए। लेकिन इतनी प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ? सामंतों का आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गया और उनके नगर राज्यों में अशांति और अस्थिरता फैल गई। ऐसे में क्या हुआ कि जो सीरिया के हिक्सास लोग थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और मिस्र पर अधिकार कर लिया। हिक्सास के लोगों ने क्या किया? वहाँ की जो स्थानीय जनता थी उसका खूब शोषण किया। इस कारण जो वो जनता थी वो उन लोगों से घृणा करने लगी। किन लोगों से? हिक्सास के लोगों से। लेकिन फिर क्या होता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं थीब्स के सामंत अमोसिस। उसने क्या किया? हिक्सास के लोगों को मिस्र से भगा दिया और स्वयं वहाँ पर शासन करने लगे। तीसरा जो युग आया वो आया साम्राज्यवादी युग। ये 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक था। इस युग का जो प्रारंभ है वो 18वें राजवंश के शासक अमेनहोटेप द्वारा सामंतों की शक्ति को समाप्त करके सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना से हुआ। पहला युग कौन सा था? पिरामिड युग। दूसरा युग कौन सा था? सामंतवादी युग। अब तीसरा कौन सा है? साम्राज्यवादी युग। ठीक है, पहले पिरामिड बने, फिर वहाँ सामंतों ने शासन किया, फिर उनकी शक्ति को समाप्त करके वहाँ पर शासकों ने शासन किया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी शुरुआत ही क्या है? 18वें राजवंश के शासक ने की थी। कौन था वो? अमेनहोटेप। ठीक है, इसने सामंतों की शक्ति को समाप्त करके वहाँ पर एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की। सुसंगठित शासन व्यवस्था क्या होती है कि जितने भी छोटे छोटे नगर राज्य थे उन सभी को इकट्ठा करके उसने वहाँ पर एक राजवंश बना लिया। इस युग में कई राजवंशों ने शासन किया, जिनमें अमेनहोटेप द्वितीय, अहमोज प्रथम, थुटमोस प्रथम, अमेनहोटेप तृतीय आदि प्रमुख थे। और इनमें जो महिला प्रमुख थी वो थी हात्शेपसुत। ये एकमात्र शासिका थी जो इनमें प्रमुख थी। इसके बाद क्या आता है? इस काल में जनता सुखी व समृद्ध थी। शासकों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पैमानों पर कार्य करवाए थे। आप सभी को पता है जनता कैसे सुखी होगी? जब कार्य करवाए जाएंगे। तो इन शासकों ने जो है हर क्षेत्र में कार्य करवाए थे और अपने पैमानों पर खरे उतरे थे, इसलिए जनता सुखी और समृद्ध थी। ठीक है,
मिस्र में 31 राजवंशों ने 3100 वर्षों तक शासन किया। अंत में 332 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। क्या है कि मिस्र के जो 31 राजवंश थे उन्होंने 3100 वर्षों तक शासन किया, लेकिन 332 ईसा पूर्व में यूनान के जो शासक थे सिकंदर महान, उन्होंने मिस्र पर कब्जा कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र में टोलमी वंश का शासन स्थापित हुआ। अब सिकंदर की मृत्यु हो गई और मिस्र पर किसने कब्जा किया? टोलमी वंश ने अपना शासन स्थापित किया। इसका मतलब क्या है कि पहले जो है मिस्र पर वहाँ के राजवंशों ने शासन किया, उसके बाद सिकंदर ने शासन किया और उसके बाद टोलमी वंश ने जो है मिस्र पर शासन किया। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मिस्र की संस्कृति व धर्म के विषय में। तो देखिए, मिस्र की संस्कृति व धर्म का वर्णन कीजिए, ये इस प्रकार आ सकता है। पहला जो पॉइंट है वो है मिस्रवासी बहुदेववादी थे। बहुदेव का मतलब जो बहुत सारे देव यानी देवताओं को मानने वाले थे। मिस्र में कुल मिलाकर 3000 देवता थे। मिस्र के लोग प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। मतलब क्या है कि कुल मिला के जैसे हम करते हैं, प्रकृति के जैसे पेड़ पौधे हैं, पीपल हैं या फिर नदियाँ हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी हमारी तरह प्रकृति को मानते थे। और ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, वो भी जो है 3000 देवी देवताओं की पूजा करते थे। मिस्र का सबसे बड़ा देवता सूर्य था, जिसे रे, रा, होरस और एमन आदि नामों से पुकारा जाता था। मिस्र के लोग सबसे बड़ा अपना जो देवता मानते थे वो मानते थे सूर्य को। ठीक है, उसके बहुत सारे नाम भी रखे हुए थे, रे, रा, होरस और एमन। मिस्रवासी सूर्य को सबसे बड़ा देवता मानते हैं और सूर्य के बाद नील नदी के देवता ओसिरिस का प्राधान्य था। सूर्य के बाद जो है नील नदी का देवता मानते थे वो ओसिरिस को, उसको प्रधानता देते थे, उसको वो प्रधान मानते थे। मिस्रवासी नूत आकाश का देवता तथा सिन चंद्रमा की भी उपासना करते थे। मतलब क्या है कि वो नूत क्या होता है? आकाश का देवता, और सिन किसे कहते हैं? चंद्रमा, उनकी भी वो उपासना करते थे। फैराओ और सामंतों को मरणोपरांत मकबरों में रासायनिक लेप करके कब्र में रख देते थे। जब राजा और सामंत थे वो मर जाते थे तो उसके बाद उनकी जो बॉडी होती थी उस पर वो रासायनिक लेप लगा कर उन्हें कब्र में रख देते थे। इससे क्या होता था कि उनका शरीर जो है काफ़ी सालों तक खराब नहीं होता था। और ऐसे लेप लगा के जब वो कब्र में उनको रखते थे तो उसको मम्मी कहते थे, और उसके ऊपर जो समाधि वगैरह वो बनाते थे, मकबरा बनाते थे, उसको पिरामिड कहा जाता था। अगला प्रश्न है मिस्र के महत्वपूर्ण आविष्कारकों के विषय में बताइए। मिस्र में बहुत सारे आविष्कार हुए थे, उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहला क्या है? विश्व को 365 दिन का एक वर्ष तथा कैलेंडर प्रदान करना। जो आज हम देखते हैं 365 दिनों का एक वर्ष होता है, ये मिस्र की देन है, और जो कैलेंडर हम देखते हैं वो भी मिस्र की देन है। सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का निर्माण करना। जो सूर्य से धूप निकलती है उस धूप को देख के अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितना टाइम हो गया है, और जल यानी पानी के माध्यम से जो है समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। ऐसी घड़ियों का निर्माण भी मिस्र में किया गया था। उन्होंने ऐसे रासायनिक लेप तैयार किए जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। मतलब ऐसे रासायनिक लेप तैयार करना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मिस्र वासियों की, कि एक बार बॉडी पे लगाने के बाद, वो भी मृतक शरीर पर लगाने के बाद, वो शताब्दियों तक सुरक्षित रहते थे, मतलब खराब नहीं होते थे। मिस्र की सूची में 600 दवाइयों के नामों का उल्लेख मिलता है। जो सूचियाँ तैयार की गई दवाइयों की, उनमें से 600 दवाइयाँ जो हैं वो मिस्र वासियों द्वारा तैयार की गई है। एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन था। चाहे मिस्रवासी 3000 देवी देवताओं को मानते थे, प्राकृतिक देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन वो एक ही चीज़ मानते थे कि जो सृष्टि का संचालन है वो एक भगवान के द्वारा किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मिस्र के विभिन्न हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे पहले आता है फराओ। फराओ कौन था? राजा। राजा को उस समय क्या कहते थे? फराओ। फराओ को देवता माना जाता था। उसके पास शासन की समस्त शक्तियाँ निहित थी। वह निरंकुश था। कहने का क्या मतलब है कि वह न्यायवादी भी था और लोग उसे देवता का प्रतिनिधि मानते थे। वह निरंकुश था, मतलब अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम था। ठीक है, और उसके पास जितनी भी शक्तियाँ शासन की थी वो असीम शक्तियाँ उसके हाथों में निहित थी। आगे आता है वजीर। वजीर किसे कहते हैं? मंत्री को। फराओ के बाद जो है वजीर का स्थान मुख्य होता था। वो क्या कार्य करता था? वो लगान वसूल करना, आय और व्यय का हिसाब रखना और साथ साथ शासन संचालन में फराओ यानी राजा की सहायता करता था।
आगे आती है परिषद। परिषद क्या होती थी? उस समय पर जो वृद्ध दरबारी होते थे, मतलब बड़े बुजुर्ग होते थे, उनको अनुभव के आधार पर क्या होता था, वो राजा को सलाह देते थे, परामर्श देते थे। इसके लिए उनकी एक अलग से परिषद बनी हुई थी जिसे सारू कहते थे। आगे आता है प्रांतीय शासन। फराओ यानी राजाओं ने शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा हुआ था, जिससे प्रांत को नोम और शासक को नोमार्क कहते थे। क्या था कि जैसे अपने यहाँ पे हैं, जैसे राज्य हैं, फिर राज्यों के बीच में जिले हैं, ऐसे ही उस समय पे भी शासन व्यवस्था ऐसी थी कि कई प्रांतों में उसे बांटा गया था और उन प्रांतों के अलग अलग से जो है शासक बनाए थे जो उनको चलाते थे। आगे आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्या होता है? जो वहाँ का शासन होता है तो वो किसके हाथों में था? वो सामंतों के हाथों में था और वह प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, यानी प्रशासन को संभालने वाले अधिकारी। उनमें क्या काम होता था? जो पुलिस का कार्य होता है, जो न्याय व्यवस्था को संभालने का कार्य होता है, वो उनके हाथों में था। देखिए, जिसका कार्य न्याय, शांति स्थापित करना और राजस्व कर वसूल करना होता था। ठीक है, आगे आती है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या होती है कि जो वहाँ का राजा था, मैं पहले ही बता चुकी, वो निरंकुश होते थे और वो स्वयं ही न्यायाधीश होते थे। क्या है कि वो मुकदमे को लिखित रूप से हल करते थे और अपराधी को कठोर सजा देते थे, जैसे डंडे से पीटना, देश निकाला, अंग भंग करना आदि। वो फैसला मात्र 3 दिन में कर देते थे। आगे आता है मिस्र की अर्थव्यवस्था या वाणिज्य के विषय में समझाइए। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि मिस्र की आर्थिक गतिविधियों के बारे में व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो मिस्र की अर्थव्यवस्था वो निम्न प्रकार से थी। सबसे पहले आता है कृषि। मिस्र कृषि प्रधान देश था। इसमें सिंचाई की जो है बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी और जो फैरो होते थे वो विशेष ध्यान देते थे कृषि के ऊपर। इसलिए इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, कपास, सन आदि की फसलें बोई जाती थी। और अगर हम फलों की बात करें तो इसमें अंजीर, अंगूर और खजूर की फसलें मुख्य थी। उसके बाद आता है पशुपालन। मिस्र के जो लोग थे वो गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी जैसे पशुओं को पालते थे। इसके बाद आते हैं उद्योग धंधे। मिस्र के जो लोग थे वो पत्थर काटने, गहने एवं बर्तन बनाने, तांबे एवं कांसे के हथियार बनाने, लकड़ी का फर्नीचर बनाने और नाव और जहाज के निर्माण में भी निपुण थे। मुख्य उद्योग क्या थे वहाँ पर? मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना वहाँ के मुख्य उद्योगों में आते थे। पेपीरस घास जो थी वहाँ पर बहुत फेमस थी और उससे क्या बनते थे? कागज़ बनाए जाते थे और वहाँ पर जो लोग थे वो चिकित्सा सामग्री भी बनाते थे। इसके बाद आता है वाणिज्य और व्यापार। मिस्र में व्यापार नील नदी के माध्यम से किया जाता था, यानी नाव और जहाज़ों के माध्यम से सामान आयात और निर्यात किया जाता था। मिस्र मुख्य रूप से भारत और अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।